नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज जिस चीज़ पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इंटरव्यू है, जिसके अंदर उन्होंने काशिफ अब्बासी से बात करते हुए बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। अब वो सवाल जवाब तो आप इस इंटरव्यू में ही देखिएगा, लेकिन उससे जो असल पॉइंट्स निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आप समझें कि सियासत का मंजरनामा बड़ी हद तक वाज़ेह हो गया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि वो 4-5 पॉइंट्स हैं और उन 5 पॉइंट्स में ही बिलावल का पूरा इंटरव्यू देखने की बजाय अगर आप ये समझ लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि बात क्या हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने स्टार्ट में ही ये कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, कामरान मुर्तज़ा साहब, वो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या उनके अली वहाब मुर्तज़ा वहाब साहब, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। तो मुर्तज़ा वहाब का फ़ोन नहीं उठा रहे और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं थी। और मुर्तज़ा वहाब ने सॉरी कामरान मुर्तज़ा ने कुछ ऐसी बातें भी की थी टीवी के ऊपर आकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल उन्होंने ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की थी कि जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद भी इसके बारे में सीरियस नहीं है। तो उन्होंने डिस्पेल किया है इसको पूरी तरह से। पूरा इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने कामरान मुर्तज़ा को भी काफ़ी रगड़ा है। उसके अंदर उन्होंने 2-3 दफ़ा बड़े तरीके से उन्होंने कहा कि कामरान मुर्तज़ा को तो मैं इतना नहीं जानता, अलबत्ता मौलाना फजल रहमान का मैं बड़ा इज्जत करता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा कि कामरान मुर्तज़ा अगेन मैं नहीं जानता कि वो कौन साहब हैं। और फिर उन्होंने प्रोग्राम के आखिर में ये भी कहा कि उनकी जानिब से जो बात की गई वो इन बैड टेस्ट थी, लेकिन उसके बावजूद मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बट एट द सेम टाइम उन्होंने मौलाना फजल रहमान को एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। उन्होंने मैसेज ये दिया कि जब उनसे ये सवाल हो रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान को ये बात भी याद रखनी चाहिए, या JUIF को ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर वो इसके अंदर फ़ोन नहीं उठाएंगे और वो बात नहीं करेंगे, तो फिर उनकी जो मुजव्वज़ा तरामीम है वो भी एक्सपेक्ट ना करें कि इस पैकेज के अंदर शामिल होंगी। नाउ दिस इज अ वेरी वेल्ड थ्रेट कि जो जो बातें आपके साथ हुई हैं, गवर्नर मिलना है आपको या चीफ मिनिस्टर मिलना है आपको या कहीं पर कोई वजारतें मिलनी है या कोई आपकी सपोर्ट मिलनी है, किसी भी तरह की गवर्नमेंट के अंदर आपको किसी भी किस्म का हिस्सा मिलना है, तो फिर वो भी नहीं मिलेगा। फ़ोन उठा लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। नंबर 1। नंबर 2 जनाब, उन्होंने कहा है कि अगर जो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने JUI को भी बताया। नंबर 2, JUI को उन्होंने थ्रेट भी कर दिया। नंबर 3, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत जो है वो हमें पहले से ये कह रही है कि ऑपोजिशन आपको बेवकूफ़ बना रही है, ये आपके साथ कोई डील नहीं करना चाहती, ये तो आपको जो है वो सिर्फ़ टहला रही है। और मैं उनको ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो मौलाना फजल रहमान को बड़ा अच्छी तरह से जानता हूँ। तो वो बड़ी तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं इन द सेंटर बट ऑन द गवर्नमेंट साइड। बट एट द सेम टाइम ही आल्सो सेड कि PTI की आप ये जो JUI को थ्रेट करना है, ये थ्रेट जो है वो उस वक्त ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब आपको नज़र आए कि आज गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने आज 2 काम किए। नंबर 1, उन्होंने जो स्पीकर ने असेंबली में नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो सारी सीटें हैं, रिजर्व सीट्स हैं, ये आप उन्हीं पार्टियों को दें जिनको पहले दी जा रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो SIC में जा चुके हैं, और SIC के अंदर क्योंकि उनका अपना कोई पार्टी नहीं है, कोई उनकी अपनी पार्लियामेंट्री हैसियत कोई नहीं है, और उनकी अपनी अब मतलब पार्टी हैसियत है, लेकिन उस वक्त उनका क्योंकि कोई मेंबर जो है वो जीत कर नहीं आया था, और वो खुद लेटर लिख चुके हैं कि हमें जो है वो कोई हमारी रिजर्व सीट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं लड़ रहा। तो इस वजह से ये सब लोग जो हैं वो आज़ाद तसव्वुर किए जाएँ, या उस पार्टी के अंदर तसव्वुर कर लें इनको आज़ाद हैसियत में। लेकिन क्योंकि उस पार्टी की कोई पार्लियामेंट्री हैसियत नहीं है, तो इसके जो सारे मखसूस नशिस्तें हैं वो दूसरी सियासी जमातों में, यानी जो ओरिजिनल चीज़ थी वहीं पर वापस आ जाएँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर एनल कर दिया गया। अब ये जो फैसला, ये जो लेटर है इलेक्शन कमीशन को, इसके अंदर देखिए कि ये इलेक्शन कमीशन को भी एम्पावर कर रहा है, जो वो ऑलरेडी करना चाहता है उसमें, और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर रहा है। और ये मौलाना फजल रहमान के लिए भी मैसेज है कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आपके बगैर बन जाएगी, और फिर देखी जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगी करेगी, करती है नहीं करती है, उसको किस तरह से डील करना है वो तब की तब देखेंगे, तरमीम हम कर गुजरेंगे। नंबर 2, आज जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, फारूक एश नाइक साहब हैं, उन्होंने जाके सियासी जो दीगर जो वकला हैं उनसे भी बात की है। उससे हुआ ये है कि जो हामिद खान साहब कहते फिर रहे थे कि हम तहरीक चला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ नहीं होने लगा। हाँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा-सा एडवांटेज दे सकते हैं, मगर वो ये नहीं हो सकता जो वो समझ रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपोजिशन के कैंप में रहते हुए भी मेरा नहीं ख्याल कि वो सड़कों पर आने के लिए
फिलहाल तैयार होंगे, क्योंकि उनका जो बुनियादी मसला है वो ये है कि ये जो धांधली हुई है उनके साथ जो हुई है वो तो बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, मेनली खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, तो उनको ये कोई मसला नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर द ऑपोजिशन के जो वकला की तहरीक के हवाले से वो कर रहे थे, उसको भी गवर्नमेंट ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। सो देयरफॉर दो चीज़ें हो गई जिसकी वजह से बिलावल का जो ये थ्रेट है ये ज़्यादा पोटेंट हो जाता है। नंबर 4, बिलावल ने ऑपोजिशन के जो पॉइंट्स हैं उनको भी काउंटर किया है। पहला पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सिर्फ काजी फायज ईसा के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने ये कहा कि जी ये जो भी चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का होगा वो भी चीफ जस्टिस होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो भी चीफ जस्टिस होगा। सो देयरफॉर देयर विल बी 2 चीफ जस्टिसेस। और उन्होंने कहा मेरे लिए ये दोनों जजेस बहुत काबिल एहतराम है, काजी फायज ईसा भी और वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी, क्योंकि ये दोनों उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला जो है वो दिया। लिहाजा मैं तो इन दोनों को ही बहुत काबिल एहतराम समझता हूँ। और उन्होंने ये भी कह दिया कि काजी फायज ईसा, क्योंकि उनको बार बार काशिफ अब्बासी इस तरफ लेकर आने चाह रहे थे कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है। उन्होंने कहा अगर पर्सन स्पेसिफिक होती तो सिर्फ काजी फायज ईसा के लिए होती, अगर काजी तो और उसका पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी हिस्सा ना बनती। लेकिन अगर ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ काजी फायज ईसा के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मुस्तकबिल में भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बरकरार रहेगी और ये सुप्रीम कोर्ट बरकरार रहेगी और इसके जजेस होते रहेंगे, तो फिर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि दूसरों की नीयत क्या है। हमारी नीयत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव जो ऑपोजिशन का एक कहना है कि उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर कैसे जो है वो कर सकता है ये, तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी इसको चेंज कर चुके हैं और हमने जो तजवीज़ दी है इस तरमीम के अंदर वो ये है कि इसका इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट और जजेस की जो एक कमीशन बनने जा रहा है जो कि इन चीज़ों को तय करेगा उसके पास आ जाए सुप्रीम। और दूसरी बात के कॉन्सेंट भी शामिल हो कि जजेस जो हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाया जाएगा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जी हाउ कैन द जुडिशरी भी जो ये बार बार कहे जा रहा है कि जुडिशरी जो है उसको ये पार्लियामेंट के अंडर लाई कराया जा रहा है और वो फैसले, तो उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि जुडिशरी को मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है कि वो पार्लियामेंट के अंदर भी वो प्राइम मिनिस्टर्स को भी निकाल देती है। वो तो उन्होंने तो जो है वो आर्मी चीफ के साथ भी जब उनकी इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की थी तो आर्मी चीफ जो थे वो भी उसके अंदर फंस गए, उसके लिए भी उन्होंने पार्लियामेंट को उठाकर भेज दिया था और उन्होंने खुद से अपनी तरफ से 6 महीने दे दिए तो वहाँ पर भी। और वो तो छोटे छोटे काम के समोसों की रेट क्या होगा और पेट्रोल का रेट क्या होगा और वो बड़े बड़े काम के पाकिस्तान जो है वो किन कंपनियों से मुआहिदा कर सकता है, किन टर्म्स पर मुआहिदा कर सकता है। तो ये जो आपने देखा हमारा एक बहुत रेकॉर्डिक का केस आपने देखा ही है, अरबों डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ करते रहे, अच्छा चलें हम इनको कहते हैं कि ठीक है आप ये सब कुछ करें, लेकिन इनके फिर फैसले क्या है? हम उन फैसलों को उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके फैसले भी इस काबिल नहीं है कि इनके ऊपर इतना बड़ा जो है वो जिम्मेदारी इनको दी जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट, और फिर जब उनसे ये कहा गया कि जी ये तो सब कुछ आप कर रहे हैं और ये जजेस को जो है वो आप बीच में, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने और आप इसके लिए ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो 18वीं तरमीम जब की थी तो 3/4 मेजॉरिटी के साथ की थी, हमने 3/3 मेजॉरिटी के साथ 18वीं तरमीम की और उसके बाद हमने एक और तरमीम की, वो उसमें हमारे पास 3/4 मेजॉरिटी थी। तो उस वक्त क्या किया था यूसुफ रजा गिलानी के साथ क्या किया था, ये 18वीं तरमीम के साथ क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब हमने फैसला कर लिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम है हम करेंगे, जैसे भी करना होगा हम करेंगे। तो उन्होंने ये बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। 5वीं चीज़ उन्होंने ये क्लियरली मैसेज दे दिया है, एक उन्होंने ये बात की, उसके अलावा उन्होंने दीगर उनकी एंगेजमेंट्स भी थी जहां पर उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात कर दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अमेंडमेंट तो होकर रहेगी, बाय एक्सटेंशन पूरी अमेंडमेंट ही होगी। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने ये क्लियर कर दिया कि वो फर्मली इन गवर्नमेंट्स कॉर्नर है। और फाइनली ऑपोजिशन की अपनी इंटेंशंस के ऊपर भी उन्होंने कहा जो आप हमें ये कह रहे हैं ना कि हमारी इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो आपकी अपनी इंटेंशंस भी ठीक नहीं है। ये सब काम आप पहले माजी में करते रहें और जिस तरह की आप ये जो जमहूरी रिवायात और इंसानी हकूक़ के हवाले से जो बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ हम आपके माजी में, आपका माजी हम जानते हैं, आपने जिस तरह से इंसानी हकूक़ की जितनी को उनको अपहोल्ड किया है तो हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम आपके ऊपर भी इतनी ज़्यादा कोई हमें जो है वो आपका अपनी इंटेंशंस भी बहुत कोई ज़्यादा साफ़ सुथरी और माजी आपका कोई इतना बेदाग नहीं है। फाइनली काशिफ अब्बासी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उनको कोशिश की कि बिलावल भुट्टो जरदारी को किसी तरह घेर सकें, लेकिन काशिफ अब्बासी एक तो बिलावल को घेरना
करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात ये कि काशिफ अब्बासी के अपने भी जो स्केलेटन्स हैं उनके क्लोजेट में, वो भी तो मसला करते हैं ना, कि वो जब उनसे पूछा जाता है कि आपका और आपके ये जो चैनल है उसका क्या किरदार था पैनामा के मौके पर, क्या किरदार था आपके धरने के मौके पर, आपका क्या किरदार था। झूठी खबरें चलाते रहे कि 3 लोग मर गए हैं, 7 लोग मर गए, 14 लोग मर गए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है धरने के मौके पर जब इन्होंने पार्लियामेंट की तरफ जो है वो मार्च करना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि इतने लोग, और एक बंदा था जो वहां पर बैठा हुआ कह रहा था कि ये वो ताहिर इमरान मियां था, बीबीसी के लिए वो रिपोर्ट कर रहा था, और वो कह रहा था ये सफेद झूठ है, कोई शख्स नहीं मरा, यहाँ पर कोई लाश नहीं आई, और वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे। तो ये जो झूठ है इनके, ये इनका जो माजी है वो बड़ा ही गंदा है। इन्होंने जिस तरह से सियासी जमातों के खिलाफ घटिया कैंपेनिंग की है, जनरल बाजवा के लिए बाकायदा गंदी गाली दी, उसके एक्सटेंशन के मौके पर साबिर शाकिर ने टीवी के ऊपर बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आसिफ सईद खोसा को, और आसिफ सईद खोसा को खोता का, और इसके अलावा वो इतनी गंदी गंदी गालियां मुझे याद है उनके टीवी चैनल के ऊपर बैठकर उन्होंने गंदी गाली दी। तो ये बंदे जब इंसानी हकूक के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वाकई यकीन नहीं आता कि ये अपने सच्चे हैं। ये तो कभी जिंदगी में सच्चे नहीं हुए, तो ये इस मौके पर क्यों सच्चे होंगे? ये पार्टिजान्स हैं। ये जब इंसानी हकूक जो हैं वो इनके लिए, इनको सपोर्ट करते हैं, इनके आर्गूमेंट को, तो इंसानी हकूक का सब आर्गूमेंट भी ले लेते हैं। और जब इनको ये पता चलता है कि यार ये इंसानी हकूक नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की बातें हमें करनी चाहिए, हमारे पार्टी के आर्गूमेंट को सपोर्ट करता है वो, तो ये वो वाली लाइन भी ले लेते हैं। तो इनका भी ये तो प्रॉब्लम है ना, इस वजह से वो भी कहाँ पकड़ सकते थे बिलावल को। हाँ, यहाँ पर बैठा हुआ होता कोई नुसरत जावेद तो फिर बिलावल को घेरा डाला जा सकता था, क्योंकि बिलावल के पास फिर ये जवाब ना होता। तो ये थी हमारा आज का प्रोग्राम। आप बताइएगा कैसा लगा आपको। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।